तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूं कि सभी तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई मस्त और दुरुस्त से चल रही होगी। तो कल हम दोस्तों बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की। किसकी बात कर रहे थे? मौलिक अधिकार। किसकी बात कर रहे थे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने क्या क्या पढ़ा? मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर है? भाग नंबर 3 के अंदर। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। और अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक है। और कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात है, मूल के अंदर कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान के अंदर कितने हैं हमारे पास मौलिक अधिकार? 6 है। अब आप सोच रहे होंगे एक कहां पर गया? मैंने कल आपको बताया था, जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल कौन से में था? आर्टिकल 31 में था। इसको क्या किया? यहां से हटा के आर्टिकल 301 के अंदर क्या बना दिया? इसको विधिक यानी कानूनी अधिकार। विधिक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। इसे खत्म नहीं किया गया, बल्कि यहां से उठाकर क्या कर दिया? मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर हमने बात की थी हमारे 6 मौलिक अधिकारों की। कौन सी? स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। फिर दूसरी हमने स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 12 के अंदर। किसकी बात की थी? आर्टिकल 12 में क्या की? राज्य की परिभाषा। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 13 की, जिसके अंदर कहा गया कि जो संविधान, ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व की अगर कोई विधि है, क्या कर रही है? मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको सीमित कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 14 के अंदर हमने पढ़ा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन सी? विधिक समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। फिर हमने आर्टिकल 15 के अंदर पढ़ा था भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध कौन कर सकता है? आर्टिकल 15। अब हम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जो आरक्षण आरक्षण दिया गया है किस किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो एक बार इसको हटा देता हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आरक्षण की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आर्टिकल 16 से पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा आरक्षण के बारे में बता देता हूं कि आरक्षण है वो किस किस क्षेत्र के अंदर क्या दिया गया है? दिया गया है। तो सबसे पहले आरक्षण दिया गया है शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में। शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में आरक्षण। फिर नंबर 2, लोक नियोजन के अंदर, लोक नियोजन में आरक्षण। और राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण। किसकी बात करूं? शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो आरक्षण की बात की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 15(4) के अंदर, और आर्टिकल 15(5) के अंदर, और आर्टिकल 15(6) के अंदर। मैंने कल आपको बताया था कि 15(4) के अंदर क्या कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर एससी और एसटी को क्या है? सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में कुछ छूट दी जाएगी। और फिर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर एससी और एसटी को उच्च जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में छूट दी जाएगी, वो 15(5) के अंदर है। और 15(6) है आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या जो शिक्षण संस्थाओं में छूट दी जाती है वो किस में है? 15(6) के अंदर है। तो जो शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में जो आरक्षण दिया जाता है वो 15(4), 15(5) और 15(6। लोक नियोजन में आरक्षण की अभी हम 15 तक बात की थी। अब हम आगे आज 16 से स्टार्ट करेंगे। तो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर जो आरक्षण है वो कौन कौन से अनुच्छेद है? 16(4) है, 16(4) और कौन सा? 16(6) है।
इन दोनों के अंदर बात होगी, इसी की बात हम आगे अभी करेंगे। जो राजनीतिक आरक्षण है दोस्तों, राजनीतिक आरक्षण कौन कौन से अनुच्छेद में है और किस किस क्षेत्र के अंदर क्या है राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले तो क्या है, लोकसभा में क्या है, लोकसभा में जो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 330 के अंदर क्या दिया गया है, लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। फिर राज्य की विधान मंडल में जो एससी और एसटी को जो आरक्षण, एससी और जो एसटी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, 332 के अंदर है। ठीक है। फिर लोकसभा में लोकसभा में एक आंग्ल भारतीय होगा, उसका आरक्षण भी है। लोकसभा में एक आंग्ल भारतीय लोकसभा में एक आंग्ल भारतीय होगा, उसके जो आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 331 के अंदर की गई है। वही बात कि विधानसभा में क्या है, विधानसभा के अंदर क्या है, एक आंग्ल भारतीय होगा, सेम वो किसके अंदर बात की गई है, 333 के अंदर। और जो पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, कौन से, जो पंचायती राज में जो आरक्षण है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है दोस्तों, 243 डी के अंदर। किसके अंदर आरक्षण है, 243 डी के अंदर। और जो नगर निकाय के अंदर आरक्षण दिया गया है, नगर निकाय के अंदर आरक्षण की बात होती है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है 243 टी के अंदर है। तो ये क्या है, राजनीतिक की दृष्टि से जो आरक्षण दिया हमें मिलता है वो राजनीतिक आरक्षण, और लोक नियोजन में आरक्षण, और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। तो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 15(4), 15(5) और कौन से 15(6). फिर लोक नियोजन में आरक्षण दिए गए हमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 16(4) और 16(6). मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर हमें सिर्फ 2 ही अनुच्छेद जिसके अंदर क्या दिए गए, हमें आरक्षण दिए गए हैं। और ये क्या है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आरक्षण, सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण, और फिर राजनीति के अंदर आरक्षण। तो लोकसभा में एससी और एसटी की जो सीट निर्धारित होती है, जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के अंदर होती है, आर्टिकल 330 के अंदर। विधानसभा के अंदर जो एससी और एसटी की जो सीटें निर्धारित होती है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई है, 332 के तहत उनको आरक्षण दिया जाता है। और लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय होगा उसकी बात किस में की गई है, आर्टिकल 331 के अंदर की गई है। और विधानसभा में आंग्ल भारतीय होगा उसकी बात किस में की गई है, आर्टिकल 333 के अंदर की गई है। और पंचायती राज के अंदर आरक्षण मिलता है, मतलब गांव में जो सरपंच हो गया उसके जो बदल कर हमारे पास सीटें आती रहती है, कभी एससी की कभी सामान्य की, तो वो जो आरक्षण की बात है वो किस में है दोस्तों, 243 टी के अंदर है। और जो नगर निकाय के अंदर आरक्षण है वो किसके अंदर है, 243 टी के अंदर है। तो आप एक बार इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। तो कल हमने बात की थी आर्टिकल 15 तक, भेदभाव का, सामाजिक समानता। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 16 की, अनुच्छेद, किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 16 की। लोक नियोजन में क्या, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसकी बात की हमने। आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन का अर्थ है कि सरकारी जॉब होती है, जो सरकारी नौकरी होती है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता का पालन किया जाएगा। मतलब जो सरकारी नौकरियों के अंदर, लोक नियोजन के अंदर क्या है, सभी को समान समझा जाएगा। इसी के तहत आर्टिकल 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 1 के अंदर, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, अवसर प्रदान किए
जाएंगे। मतलब उस आर्टिकल 16(1) क्या कहता है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेंगे। मतलब जो भारत के नागरिक है, यहाँ पर शब्द कौन सा आया है? नागरिक शब्द है। जितने भी भारत के नागरिक है उनको क्या है? समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है? आर्टिकल 16(2) कह रहा है कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर भेदभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब फिर आर्टिकल अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है? आर्टिकल 16(3) ये कह रहा है कि राज्य लोक नियोजन में किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। राज्य लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों के अंदर क्या है? सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी के साथ भी लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 के अंदर क्या कहा है? लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। मतलब जो सरकारी जॉब होती है उसके अंदर क्या है? सभी लोग नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, सॉरी, नागरिक है। सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में धर्म, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल, वंश, उसका जो वंश कैसा है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी जाति कैसी है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर, पुल्लिंग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके जन्म स्थान, मतलब किस स्थान से, कौन से क्षेत्र से, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और निवास स्थान, मतलब उसका जन्म स्थान और निवास स्थान का अंतर क्या है? जन्म स्थान मतलब जहां पर आपका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और निवास स्थान वो होता है जिस पर आप वर्तमान के अंदर रह रहे हो। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जिस जहां पर आपने जन्म लिया अभी वहां वहीं रह रहे हो सकता है कि आपने जन्म कहीं लिया हो और अब आप क्या है? दूसरी स्थान पर चले गए हो, तो ये भी हो सकता है। तो किस किस के आधार पर? लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है? ये जो है ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या सीक्वेंस याद करना है? क्या करना है आपको? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या करना है आपको? सीक्वेंस याद करना है। जैसे आर्टिकल 15 में क्या था? किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है? जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। और प्रत्येक चीज, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान और निवास स्थान को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। राज्य लोक नियोजन में फिर ध्यान रखना, यहाँ पर उसने क्या क्या कहा है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका अपवाद क्या है? उसने 16(3) में क्या लिख दिया? राज्य लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकते हैं। मतलब जो कोई भी नागरिक जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र के आधार पर क्या कर सकता है? निवास के आधार पर क्या कर सकता है? उसको विशेष प्रावधान कर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान कर सकता है। तो हमने किसकी बात की? 16 और 16(1), 16(2) और 16(3) की बात की है। तो एक बार आप इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर आर्टिकल अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 16(4) की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) की। इसमें क्या लिखा हुआ है, सामाजिक, क्या, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर एससी और क्या है, एसटी जो जनजाति है या वह पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग जिनका क्या नहीं है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन के अंदर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। तो 16(4) में आपको याद रखना है कि सामाजिक किसके आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। यहां देखना बात कर रहा हूं मैं सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन की अभी बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही है, किस किस की, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। एससी एसटी व पिछड़ा वर्ग जिनका क्या है, लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब एससी एसटी और जो पिछड़े वर्ग है जिनका मतलब लोक नियोजन में क्या उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके लिए क्या कर सकती है राज्य, उसके लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर 16 नंबर आर्टिकल अनुच्छेद 16(5) में क्या दे रखा है, आर्टिकल 16(5) के अंदर क्या दे रखा है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में धर्म विशेष से संबंधित प्रावधान, मतलब धर्म के को लेकर क्या है, लोक नियोजन में धर्म विशेष से संबंधित प्रावधान, किसमें दिए गए प्रावधान, मतलब धर्म से संबंधित छूट दी जाएगी, लोक नियोजन में धर्म विशेष से संबंधित जो प्रावधान है वो किसके अंदर है, 16(5) के अंदर। और अनुच्छेद में लास्ट की बात करूं 16(6) की, और ये जो 16(6) जोड़ा गया था, ये अब मैंने कल बताया था, जो 15(6) है ना दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, 15, ये बात नहीं कर रहा 15(6) है ना, 15(6) और जो 16(6) है ना, इनके लिए एक ही संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में। तो ये कब जोड़ा गया था, 16(6) और 15(6) कब जोड़े गए थे दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन 2019 को। अनुच्छेद इसमें क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य विशेष प्रावधान करेगा। किसकी बात करिए, 16(4) सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर एससी और एसटी व पिछड़ा वर्ग, किस किस को कह रहा है ये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। एससी और एसटी का अर्थ समझ रहे हो ना आप, एससी का अर्थ है अनुसूचित जाति और ये एसटी का अर्थ है अनुसूचित जनजाति, और कौन सा, पिछड़ा वर्ग। तीन है यहाँ पर, तीन को एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग जिनका क्या लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(5) में धर्म विशेष से संबंधित प्रावधान है लोक नियोजन के अंदर, और 16(6) में क्या दे रखा है, 16(6) कब जोड़ा गया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 को। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये बात 15(6) में क्या थी, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या है, शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो प्रवेश से संबंधित प्रावधान है, विशेष प्रावधान थे, वो 15(6) तो क्या है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर जो अर्थ छूट मिलेगी, किसको, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, किसके आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार के सिर्फ दो ही अनुच्छेद बात करते हैं, 15(6) और कौन सा, 16(6). वहां पे आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आपको कुछ छूट दी जाएगी, और यहाँ पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या लोक नियोजन में आपको कुछ छूट मिल सकती है, मतलब राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी करेगा।
तो आर्टिकल 16(4) में हमने पढ़ा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़ा वर्ग जिनका लोक नियोजन में उचित प्रतिद्वंद नहीं है उसके लिए विशेष प्रावधान करेगा। 16(5) लोक नियोजन में धर्म विशेष से संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 जिसमें क्या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में विशेष प्रावधान करेगा। तो एक बार आप नोट करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे 14 समानता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। हमारा पहला ही मौलिक अधिकार चल रहा है, कौन सा? समानता का अधिकार, जिसमें हमने 14 आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 समाज के अंदर समानता और आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत की समाप्ति। क्या? छुआछूत की समाप्ति। दोस्तों आर्टिकल 17 क्या कर सकता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को क्या करता है? खत्म करता है। तो छुआछूत के आधार पर क्या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ऊंच नीच को लेकर, मान लो आप क्या कोई दूसरी जाति का कोई हाथ नहीं लगा रहा या किसी दूसरे ने क्या कर दिया, जो उसने हाथ लगा दिया तो हम उसके हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसी जो परंपरा खत्म करता है कौन? अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 के अंदर। यानी ये क्या कर रहा है? आर्टिकल 17 छुआछूत है ना, उसको समाप्त कर रहा है। 1955 के अंदर क्या बना था? 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम क्या बना था? अस्पृश्यता, इसको लेकर जो अधिनियम बना था अस्पृश्यता निवारण, कौन सा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। छुआछूत को लेकर अधिनियम बना था, वो कब बना था? 1955 में अस्पृश्यता निवारण मतलब उसको खत्म करने के लिए अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? और इसका जो नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इसका जो नाम है क्या कर दिया? नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण इसका नाम दिया। कब दिया गया? 1976 के अंदर क्या दे दिया गया? इसका नाम दे दिया गया। तो इसमें थोड़ी बात है, ज्यादा लंबा नहीं है। आर्टिकल 17 बस इतनी सी बात कहता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की क्या कर रहा है? ये समाप्ति कर रहा है। 1955 में क्या किया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था। और अब अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का जो किस नाम से जाना जाता है? ये अब जाना जाता है नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से। और इसका नाम कब चेंज किया था? 1976 के अंदर क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो 16, 15 और 16 काफी बड़े थे, 14 छोटा था, 17 भी क्या है? छोटा। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है? कौन सा करता है अस्पृश्यता का अंत? आर्टिकल 17 के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि अस्पृश्यता अंत यानी छुआछूत की समाप्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 17। यह आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो क्या है? अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत की समाप्ति। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1955 को। अब वर्तमान में इसका जो नाम है ना, वो क्या है? नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण। 1976 को इसका नाम चेंज किया गया। तो एक बार आप इतना नोट कर लो। 18 की अगले पार्ट में बात करते हैं। अगला पार्ट की अभी बात करते हैं। आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 भी क्या है? छोटा ही है। अनुच्छेद किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनुच्छेद 18 की बात कर रहा हूं। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब उपाधियों का अंत, किसी भी कोई भी व्यक्ति नागरिक है उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधियों का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर है। लेकिन सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा व सेना के अलावा समस्त प्रकार की उपाधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब सिर्फ जो उपाधि दी जा सकती है वो शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है। ठीक है।
और शिक्षा और सेना, दो ही बात ध्यान रखनी है। उपाधियों का, वैसे तो उपाधियों का अंत किया क्या, कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण कर ही नहीं सकता, ठीक है, सीधी सी बात यह है। लेकिन क्या दो ही क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में तो जो है नागरिक क्या है, व्यक्ति है, उपाधि ग्रहण कर सकता है, और किसके क्षेत्र में, शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में क्या है, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको लेकर जो बात होती है कि अगर कोई भी क्या भारत का नागरिक है, क्या है, भारत का नागरिक है, क्या है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह विदेश में है, क्या है, अगर भारत का नागरिक है और वो कहां पर है, विदेश के अंदर है, अगर उसे जो वहां की सरकार अगर उसे उपाधि देना चाहती है, कौन से, किसको, भारत के नागरिक को, मतलब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है विदेश में काम कर रहा है और वहां की सरकार उसको क्या कर रही है, उपाधि देना चाह रही है, लेकिन वो तब तक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उसे क्या ना दे, अनुमति ना दे। तो भारत का नागरिक है और वह विदेश में है, और क्या है, और विदेश से उपाधि लेनी है, तो क्या है, राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, क्या है, अनुमति लेनी होगी। यही बात है, अगर कोई क्या है, विदेशी है, क्या है, विदेशी है, अगर कोई विदेशी है, वो क्या है, भारत के किसी भी पद पर क्या काम कर रहा है, किसी भी पद पर काम कर रहा है, पद पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और वहां की सरकार क्या कर रही है, उसको उपाधि देना चाह रही है, विदेश से उपाधि लेनी है तो भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। मतलब दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर भारत का नागरिक है, मान लो भारत का व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है और वहां की सरकार उसको क्या कर रही है, उपाधि देना चाह रही है, तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, भारत के राष्ट्रपति से। अगर कोई विदेशी है जो भारत में रह रहा है और वहां की सरकार उसे क्या, इस विदेशी नागरिक को क्या उपाधि देना चाह रही है, फिर भी क्या लेनी पड़ेगी, उसे भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब चाहे वो वहां पर है चाहे यहाँ पर है, अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, राष्ट्रपति से, तभी क्या है वो शिक्षा सेना क्षेत्र में उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो उपाधियों का अंत किसके अंदर है, आर्टिकल 18 के अंदर है, किसके अंदर है, आर्टिकल 18 के अंदर है। सभी उपाधियों पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा व सेना के अलावा समस्त सभी प्रकार की उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब शिक्षा और सेना का क्षेत्र छोड़कर किसी भी क्षेत्र में क्या कोई व्यक्ति है, नागरिक है, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसी पे आगे मैं बात करूंगा। जैसे पद्म पुरस्कार दिया जाता है, मान लो पद्म पुरस्कार, इसी को लेकर क्या है, पद्म पुरस्कार है, जो पद्म पुरस्कार की आप जानते होंगे, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब मानी जाती है, कब हुई थी, 1954 के अंदर हुई थी। तो उपाधियों का अंत पद्म पुरस्कार क्या है, यही तो एक उपाधि है, और ये क्या है, उपाधि है, इस पर भी क्या है, इसको लेकर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और कब लगाया गया था ये, 1977, किसके टाइम, मोरारजी देसाई के टाइम क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और फिर वापस इसकी शुरुआत की गई, क्या किया गया, इसकी वापस शुरुआत की गई, और वो कब की गई, 1980 के अंदर, किस प्रधानमंत्री के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके लिए बालाजी राघवन बनाम आया था, उपाधि को लेकर कौन सा आया था, बालाजी राघवन बनाम वाद 1995। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, बालाजी राघवन बनाम वाद 1995, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था
कि जो पद्म पुरस्कार है, अपने निर्णय में कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जो पद्म पुरस्कार है उपाधि नहीं, पद्म पुरस्कार क्या उपाधि नहीं है, बल्कि क्या है, एक सम्मान है। क्या है? सम्मान है। मतलब किसी शिक्षा और जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक सम्मान दिया जाता है व्यक्ति को। क्या दिया जाता है? एक सम्मान दिया जाता है। इसको क्या है, जो पद्म पुरस्कार को उपाधि के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो वैसे तो उपाधियों का अंत है, और किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर। क्वेश्चन आएगा उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 18 के अंदर। 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत। 16 में अंदर क्या था? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 15 में क्या था? सामाजिक भेदभाव को दूर करते हैं। और आर्टिकल 14 के अंदर क्या था? कानून के समक्ष समानता। तो 14, 15, 16 और 17 और 18। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हमारा कौन सा अधिकार पूरा हो गया है? समानता का अधिकार। एक अधिकार हमारा हमने पूरा कर लिया, कौन सा? समानता का अधिकार। अब 2 नंबर हमारा अधिकार आता है। 2 नंबर अधिकार कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। 2 नंबर हमारा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक चलेगा? ये चलेगा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। कहां से कहां तक चलेगा? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो ये अनुच्छेद क्या है? ये वेरी मोस्ट अनुच्छेद है, आर्टिकल 19। ये भाई साहब क्वेश्चन लेकर ही आता है। अगर क्वेश्चन आता है ना तो 19 से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आर्टिकल 19 में अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 के अंदर क्या है? मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में स्वतंत्रताएं कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान के अंदर कितनी है? वर्तमान के अंदर 6 है। अब आप जो वही स्वतंत्रता है जो कौन सी थी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। अब हम बात करते हैं टोटल जो हमें 6 स्वतंत्रता वर्तमान के अंदर, मैं आपको 7 बताऊंगा और मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन सी समाप्त की गई है। तो 19(1) है। और इसमें ए में क्या लिखा हुआ है? 19(1) के अंदर क्या लिखा है? ए फॉर मतलब अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर है? 19(1) के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 19(1) में क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वही बात 19(1) के अंदर क्या है? बी के अंदर क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन। क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करना। शांतिपूर्ण सम्मेलन बिना हथियारों के। क्या है? बिना हथियारों के। बिना हथियारों के क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन है करना। बिना हथियारों के क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करना बिना हथियारों के। 19, ये थोड़ा लैंग्वेज सेट कर देता हूं मैं आपको। बिना हथियारों के, बी फॉर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब बिना हम सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। 19(1) में क्या है? 19(1) में क्या है? संघ। क्या है? संघ यानी संगठन। संघ यानी संगठन या फिर सहकारी समिति बनाने की क्षमता। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता किसमें है? पहले सिर्फ इसमें 2 ही शब्द थे, कौन कौन से? संघ व संगठन। और ये जो सहकारी समिति है, इस शब्द को कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 57वां संविधान संशोधन। 57वां संविधान कब? 2012 के अंदर इसको जोड़ा गया। अब उसकी बात करता हूं 19(1) में क्या है? भ्रमण। डी के अंदर क्या है? भ्रमण। भारत में अबाध विचरण। भारत में
अबाध विचरण का अर्थ क्या होता है? अबाध विचरण मतलब घूमने और फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। किसकी? भारत में अबाध रूप से विचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19(1) ई के अंदर क्या लिखा हुआ है? स्थायी निवास की स्वतंत्रता। क्या है? स्थायी निवास, स्थायी निवास की स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता किसकी है? स्थायी निवास की क्या है? स्वतंत्रता। 19(1) जो एफ है, ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है संपत्ति अर्जित। क्या है? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। और 19(1) जो एफ के बाद में जी आता है आजीविका, मतलब आजीविका वृत्ति, आजीविका हेतु रोजगार की स्वतंत्रता। इसमें क्या दे रखा है? अब आपसे पूछे कि जो स्वतंत्रता किसके अंदर दी गई है, कितने किसके स्वतंत्रता का अधिकार उन आर्टिकल 19 में है? क्या मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? 7 थी और वर्तमान में कितनी? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 G4 7 7 वैसे देख सकते हो। तो अब ये जो एक हटाई गई थी ना दोस्तों, ये कौन सी? 19(1) जो एफ है उसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने जो शुरू में पढ़ा था उसमें बात की थी, तो कितने 7 अधिकार थे? संपत्ति का अधिकार खत्म किया था ना। अब ये संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता है ये क्या कर दी? यहाँ से हटा देगी। अब वर्तमान के अंदर कितनी स्वतंत्रता है? वर्तमान के अंदर जो स्वतंत्रता है वो लिखो 6 स्वतंत्रता है। कौन सी? अब देखो याद करने का आपको तरीका बताऊं। A4 क्या होता है? A4 अभिव्यक्ति, ऐसे याद कर सकते हो। A4 अभिव्यक्ति यानी वाक। क्या हमें हम अपनी बात को क्या कर सकते हैं? किसी दूसरों को कह सकते हैं, मतलब वाक अभिव्यक्ति। अपनी बात को दूसरों को कहने की क्या हमें स्वतंत्रता, हम अपनी बातों को खुलकर किसी दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है। फिर हमें क्या है? हम सम्मेलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा सम्मेलन बहुत होते हैं आजकल, लेकिन शांतिपूर्ण। कैसा सम्मेलन हम कर सकते हैं? शांतिपूर्ण कर सकते हैं। उसमें कोई दंगा वगैरह नहीं कर सकते। और क्या है? हथियार नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्या नहीं होना चाहिए? हथियार नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के क्या कर सकते हैं? हम सम्मेलन कर सकते हैं धुआंधार से। ठीक है। और फिर सी में के हम कोई संघ बना सकते हैं, अपने भैया संगठन भी बना सकते हैं। और एक क्या है? सहकारी समिति बनाने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। तो क्या हम खुद का अपना संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सहकारी समिति। पहले 2 ही थी, संघ और संगठन नाम था। जो सहकारी समिति जो शब्द आया था ना, वो 57वां संविधान संशोधन मतलब 2012 के अंदर इसको जोड़ा गया था। अब मैं बात करूं डी, क्या है? डी क्या कहता है? डी फॉर मतलब भ्रमण। भारत में अबाध विचरण, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। मतलब हम भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या है? घूमते फिरते रह सकते हैं। मतलब हमें कोई रोक नहीं सकता, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तू यहाँ पर है, क्यों आया है। अगर हमें कोई ऐसा कहे तो हम क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। और ई के अंदर क्या है? स्थायी निवास की स्वतंत्रता। हम एक जगह पर लंबे टाइम तक रह सकते हैं, 100 वर्षों तक। जैसे हमारी पीढ़ियां चली आ रही है, एक जगह पर रह रही है, तो हमें कोई खड़ा थोड़ी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एफ में संपत्ति अर्जित करने के अधिकार, मतलब पहले क्या था? संपत्ति अर्जित, जितना धन चाहो ना इकट्ठा कर लो, लेकिन अब थोड़ी कर सकते हैं, अब तो लिमिट है। जी में क्या? आजीविका वृत्ति रोजगार की स्वतंत्रता। अब भैया पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या हम कोई भी अपने मन की इच्छा अनुसार क्या है? रोजगार कर सकते हैं। चाहे तो हम चाय की रेडी लगा सकते हैं, सब्जी का ठेला लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब मना करते हैं आजकल, आप लगा के देख लो चाय की रेडी वगैरह। तो एक में क्या है? वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और सी में क्या है? संघ संगठन और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी शब्द कब आया था? 57वां संविधान संशोधन 2012 को। और डी में क्या है? भारत में अबाध विचरण, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई में क्या है? स्थायी निवास की स्वतंत्रता। एफ में संपत्ति का अधिकार, भाई जी खत्म कर ही दिया। ठीक है। और जी में क्या है? आजीविका वृत्ति रोजगार की स्वतंत्रता। मतलब भैया कोई लुका छिपी नहीं करनी, आप कोई भी रोजगार कर सकते हो। अपना पेट भरना है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी काम है कर सकते हैं। तो आपको क्या है? ये ध्यान रखना है, ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ई के अंदर क्या लिखा हुआ है।
एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है और जी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप अगर लॉजिक लगा के ना अपने हिसाब से याद करोगे तो आपको क्या है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब क्या है, जो 19 ये जो हमें स्वतंत्रता दी गई है ना, उसमें क्या है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्या है, इससे तो हम क्या अपनी मनमानी करेंगे। उनको पता था कि इतनी स्वतंत्रता देने के बाद क्या बंदा अपनी मनमानी करता है, उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। किसके आधार पर, किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है?